नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी की अपनी जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाएंगे और आज कुछ क्वेश्चनों से शुरुआत करेंगे। तब चैप्टर का नाम बताते हैं। 2 क्वेश्चन दूंगा, ज़्यादा दूंगा नहीं, और उन 2 क्वेश्चनों को आप देखना और उन 2 क्वेश्चनों के आधार पर इस जो वीडियो है इसका एनालिसिस आप खुद करना। ठीक है कि आप उन्हें कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपको यदि वो 2 क्वेश्चंस आते हैं तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप एक तरीके से आप ज्ञाता हैं। यदि आपको नहीं आते हैं तो इन दोनों वीडियो को करने के बाद में तो निश्चित ही आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वैश्विक मानकों के आधार पर राइटिंग थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो चल जाएगा, मेरी आवाज तो आप तक पहुंच रही है। वैश्विक मानकों के आधार पर भारतीय क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है तो संविधान से ही रिलेटेड क्वेश्चन होगा। वैश्विक मानकों के आधार पर भारतीय संविधान के संघात्मक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। क्या? वैश्विक मानकों के आधार पर, इसे नोट कर लेना अपनी एक कॉपी में, एक कॉपी आप लेना और उसमें एक नोट कर लेना। वैश्विक मानकों के आधार पर भारतीय संविधान के संघात्मक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन 2 दूसरा, सेकंड क्वेश्चन, एकात्मक व्यवस्था तथा संघात्मक व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या? एकात्मक व्यवस्था तथा संघात्मक व्यवस्था पर में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी इन दोनों क्वेश्चनों को आधार बना करके, यानी इन दोनों क्वेश्चनों को केंद्र बिंदु बना करके हम अपने इस वीडियो की यानी इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आप इसने ये आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट, वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं समझता हूं कि आपने उतार लिया होगा। अब इन्हीं दोनों क्वेश्चनों का इन्हीं दोनों क्वेश्चनों को केंद्र बिंदु मान करके हम अपने आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो हम पढ़ेंगे, आज का जो लेक्चर है वो है संविधान की प्रकृति, यानी इंग्लिश में से कहें तो नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की प्रकृति। अब देखिए, कोई भी संविधान जो होता है या तो संघात्मक हो सकता है, कैसा हो सकता है? संघात्मक हो सकता है, या एकात्मक हो सकता है, और या अर्धसंघात्मक हो सकता है। ठीक है साहब, कोई भी यानी किसी भी संविधान की जो प्रकृति होगी यानी नेचर होगा तो वो कैसा हो सकता है? या तो संघात्मक हो सकता है, या एकात्मक हो सकता है, या अर्धसंघात्मक हो सकता है। यही 3 बात हो सकती हैं उसमें, संघात्मक, एकात्मक और अर्धसंघात्मक। अभी इनका थोड़ा संघात्मक का उदाहरण क्या है? यूएसए यानी अमेरिका। यूएसए का मतलब सभी जानते ही होंगे, अमेरिका। एकात्मक का इंग्लैंड। अब समझने वाली बात यह है कि भारत यानी भारत का संविधान जो है वो संघात्मक है, एकात्मक है या अर्धसंघात्मक है। अभी मैं बताऊंगा कि संघात्मक क्या होता है, एकात्मक क्या होता है, अर्धसंघात्मक क्या होता है, मैं बताऊंगा।
लेकिन समझने वाली, थोड़ा सा सस्पेंस भी रखना चाहिए अपने इसमें, तो समझने वाली बात यह है कि भारत का संविधान, अब देखिए यहां ये तो पूर्ण रूप से संघात्मक है ही है, यूएसए वाला संविधान जो है वो संघात्मक है, इंग्लैंड वाला जो संविधान है उसकी प्रकृति एकात्मक है, और इन दोनों का मिश्रण जो होगा वो अर्धसंघात्मक होगा, इन दोनों का मिश्रण जो होगा वो अर्धसंघात्मक होगा। डेट्स क्लियर। अब भारत का संविधान संघात्मक है, एकात्मक है या अर्धसंघात्मक है, इस पर थोड़ी सी समस्या आ जाती है, क्योंकि अलग अलग विचारकों ने भारत के संविधान को, किसी ने संघात्मक कह दिया है तो किसी ने अर्धसंघात्मक कह दिया है। अब लीजिए डीडी बसु को लीजिए, डीडी बसु साहब ने भारत के संविधान को संघात्मक कहा है, और खुद भारत के संविधान ने भारत के संविधान को संघात्मक कहा है। मैंने क्या लाइन बोली अभी, खुद भारत के संविधान ने भारत के संविधान को संघात्मक कहा है। कैसे कहा है? आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल पहला क्या कहता है कि भारत सभी राज्यों का संघ है। भारत यानी कि इंडिया, भारत और इंडिया सभी राज्यों का संघ है, ये क्या कहता है? आर्टिकल फर्स्ट। खुद सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह माना है कि भारत के जो संविधान की प्रकृति है वो संघवाद है, संघात्मक है। अब इसमें अब एक केसी वेयर हैं, ये आकर के कह देते हैं कि भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है, तो यानी कि ऐसी क्या व्यवस्था है, संघात्मक होता क्या है, एकात्मक क्या होता है, अर्धसंघात्मक क्या होता है, हम इसको अभी विस्तार से पढ़ेंगे, अभी विस्तार से पढ़ेंगे, तब आप बताएंगे कि भारत का संविधान संघात्मक है या एकात्मक है। आप खुद बताएंगे इस बात को और खुद ही अंतर स्पष्ट कर लेंगे इस बात में। थोड़ा सा मैं अंतर बता दूं कि यहां संघात्मक में और एकात्मक में, संघात्मक में जो सरकार होगी वो दोहरी होगी, और एकात्मक में जो सरकार होगी वो इकहरी होगी, यानी इकली सरकार। ठीक है, यहां सरकार कैसी होगी? दोहरी होगी, यानी केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। यहां इकहरी होगी केवल केंद्र स्तर पर, यानी ये चाहे तब इसके नियंत्रण में ही राज्य सरकार यानी क्षेत्रीय सरकार बन सकती हैं, इसके नियंत्रण में। यानी यहां पर जो शक्ति का यानी जो संघात्मक व्यवस्था है, इसमें जो शक्ति का स्रोत है वो बांट दिया जाता है, यानी शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, यानी केंद्र के पास में अपनी अलग शक्ति होंगी और राज्य के पास में अपनी अलग शक्ति होंगी। यहां पर शक्तियों का जो स्वरूप है वो केंद्रीय है, यहां पर शक्तियों का कोई बंटवारा नहीं है, शक्तियों का जो स्वरूप है वो कैसा है? केंद्रीय, यानी सारी की सारी शक्तियां केंद्र में निहित होंगी। दैट्स क्लियर। अब हम समझते हैं कि ऐसे कौन से वैश्विक मानक हैं, उन मानकों के आधार पर कह सकते हैं कि भारत की यानी हम संघात्मक व्यवस्था है, भारत की जो भारत की जो प्रकृति है, भारत के संविधान की जो प्रकृति है वो संघात्मक है। अभी इसे पढ़ते हैं। ज्यादा नहीं, छोटे छोटे टॉपिक में इसे आज क्या 2 से 3 दिन में खत्म करते चलेंगे। अब आपको डेली से वीडियो मिलेंगे, 1-2 दिन का गैप हो सकता है, लेकिन आपको वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी, और आपका देखते ही देखते यहां पर फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। मान लीजिए पीसीएस की मुख्य परीक्षा तक, आईएएस की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों तक आपका फाउंडेशन यानी कि नींव तैयार हो चुकी होगी, मस्ती मस्ती में, खेल खेल में। ठीक है, तो हम कहते हैं कि वैश्विक मानक कौन से हैं? वैश्विक मानकों का क्या अर्थ है? यानी जो विश्व मानता है, विश्व के कुछ नियम हैं, विश्व के मानक का मतलब नियम है कि
उन नियमों के आधार पर ही किसी देश की संविधान की प्रकृति को हम क्या कह सकते हैं, संघात्मक कह सकते हैं। पहला है ए मतलब अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, यानी न्यायालय की आधिकारिता, यानी इसी पढ़ेंगे अभी डिटेल में। दूसरा क्या है, डी यानी शक्तियों का विभाजन, डिवाइडेशन ऑफ पावर। डी का मतलब डिवाइडेशन ऑफ पावर। ए डी आर रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की कठोरता। सुप्रीटेंसी ऑफ, यानी ए न्यायालय की आधिकारिता और शक्तियों का विभाजन, संविधान की कठोरता, और तीसरी है संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीटेंसी ऑफ खुद कॉन्स्टिट्यूशन। डब्ल्यू यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, लिखित संविधान। यानी ये इतने मानक हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये 5 मानकों के आधार पर हम कह सकते हैं, 5 मानकों के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी देश का संविधान की जो प्रकृति है वो कैसी है, संघात्मक है। अब देखिए न्यायालय की आधिकारिता, न्यायालय की आधिकारिता, जैसा कि आपको पता ही है कि भारत कैसा देश है, संघात्मक या अर्धसंघात्मक या एकात्मक, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। हालांकि जो झुकाव है उसका, भारत के संविधान का, लोगों का, विद्वानों का, न्यायालय का और खुद संविधान का, वो किधर है, भारत के संघात्मक व्यवस्था की ओर है। तो संघात्मक व्यवस्था की ओर है तो न्यायालय की आधिकारिकता होगी इसमें। यानी जो बात, अब देखिए न्यायालय की आधिकारिकता कैसे होगी, ऐसे होगी कि राज्य तथा केंद्र के बीच में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, राज्य तथा केंद्र के बीच में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसको कौन सॉल्व करेगा, न्यायालय करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, उसको सॉल्व कौन करेगा, न्यायालय करेगा। तो न्यायालय की आधिकारिकता इस तरीके से स्पष्ट हो जाती है। अच्छा, यदि संविधान में कोई भी प्रावधान यदि विवादित है तो उसका स्पष्टीकरण कौन करेगा, वो भी न्यायालय करेगा। तो हुई ना न्यायालय की आधिकारिकता। यानी न्यायालय की आधिकारिता का मतलब क्या है, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। तो अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, मैं क्या थोड़ा सा इसमें थोड़ा ये खोलना पड़ेगा आपको ये समझने के लिए। अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, न्यायालय की आधिकारिता, यानी कि कह सकते हैं कि राज्य यानी जो राज्य की संस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, उन तीनों में यदि कोई संघात्मक व्यवस्था होगी तो उसमें यही न्यायालय क्या होगा, प्रमुख होगा। यदि एकात्मक व्यवस्था है तो वहां न्यायालय प्रमुख नहीं होगा, न्यायालय प्रमुख नहीं होगा। हो भी सकता है या नहीं भी, लेकिन संघात्मक व्यवस्था में क्या हुआ, न्यायालय जरूरी है कि वो प्रमुख हो, फर्स्ट पर हो। लेकिन एकात्मक व्यवस्था में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। एक अंतर स्पष्ट आपको हो गया होगा। पहला क्या समझ में आ गया ना, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। शक्तियों का विभाजन, यहां पर कोई भी देश का
संविधान की यदि प्रकृति कैसी है, क्या पढ़ रहे हैं हम, एकात्मक और संघात्मक। यदि कोई भी देश की प्रकृति, संविधान की प्रकृति संघात्मक है तो वहां उसके यानी उसके देश में, उसके संविधान में शक्तियों का विभाजन होगा। शक्तियों का विभाजन का मतलब क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन होगा। और शक्तियों का विभाजन होगा तो, और वहां एकात्मक व्यवस्था में देखो दूसरा अंतर स्पष्ट होकर क्या रहा है, एकात्मक व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन नहीं होता है और हो भी सकता है। शक्तियों का विभाजन वहां वैसे तो होगा ही नहीं, नॉर्मली केस में होगा नहीं, यहां होगा ही होगा। इस बात को समझिए, शक्तियों का विभाजन यहां होगा ही होगा। तो अगर शक्तियों का विभाजन नहीं हो रहा है तो वो संघात्मक व्यवस्था नहीं है, उस संविधान की प्रकृति संघात्मक नहीं है। दैट्स क्लियर। वहां पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तीसरा है संविधान की कठोरता। यदि कोई संविधान संघात्मक है, यदि कोई संविधान संघात्मक है तो उसके संविधान के जो प्रावधान होंगे वो कठोर होंगे। अब कठोर का मतलब ये नहीं कि, अब देखिए ये किसी देश के संविधान के प्रावधान हैं, ये संविधान ए, ये संविधान बी, ये संविधान सी, ये मान लेते हैं सपोज ये संविधान ए देश का संविधान है, ये संविधान में ये बी देश का संविधान है, ये सी देश का संविधान है। इन सभी में कितने कितने प्रावधान हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, इसे भी 5 बना लेते हैं और इसे भी 5 बना लेते हैं। यदि इसमें सारे के सारे प्रावधान यदि कठोर हैं तो वो संविधान कठोर कहलाएगा। दैट्स क्लियर। यदि इसके 4 प्रावधान भी यदि कठोर हैं तो वो संविधान भी कैसा कहलाएगा, मान लेते हैं कि वो संविधान भी कठोर है। यदि इस संविधान का एक भी प्रावधान, ए संविधान का, ए देश के संविधान का यदि एक भी प्रावधान यदि कठोर है तो वो निश्चित रूप से कैसा है, संघात्मक व्यवस्था का, संघात्मक व्यवस्था की ओर संकेत कर रहा है। तो संविधान की कठोरता हो सकती है, लेकिन एकात्मक व्यवस्था में संविधान कठोर भी हो सकता है और लचीला भी हो सकता है। दैट्स क्लियर। यानी आपको 3 अंतर आपको अभी पता चल गए हैं। मुझे ऐसा अनुमान है कि आप समझ गए होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। संविधान की सर्वोच्चता। यदि किसी देश के संविधान की प्रकृति यदि संघात्मक है तो यहां पर संविधान की सर्वोच्चता ही होगी, यानी वहां जो विधि होगी वो संविधान सम्मत ही होगी। यदि कोई राज्य का मतलब देश, यदि देश की विधायिका कोई भी कानून बनाएगी तो वो संविधान सम्मत होनी चाहिए। संविधान सम्मत का मतलब क्या है, यानी संविधान से, संविधान के प्रावधानों से उसका टकराव नहीं होना चाहिए। और उसका निर्धारण कौन करेगा, न्यायालय करेगा। उसका निर्धारण न्यायालय करेगा। और एकात्मक व्यवस्था होगी, किसी देश के संविधान की प्रकृति यदि एकात्मक होगी तो वहां संविधान की सर्वोच्चता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे इंग्लैंड का ही ले लीजिए, इंग्लैंड की संविधान की सर्वोच्चता, इंग्लैंड में संविधान की सर्वोच्चता नहीं है, क्योंकि वहां कैसा संविधान है, अलिखित संविधान है। ठीक है। और लिखित संविधान, यदि किसी भी देश की संविधान की प्रकृति यदि एकात्मक होती है तो वहां लिखित संविधान भी हो सकता है और अलिखित संविधान भी हो सकता है। लेकिन यदि किसी भी देश के संविधान की प्रकृति, यहां संघात्मक लिख देता हूं मैं, यदि किसी भी देश के संविधान की प्रकृति यदि संघात्मक होती है तो उस देश का संविधान लिखित ही होगा, लिखित ही होगा। दैट्स क्लियर। आपने संविधान के कुछ, संविधान की प्रकृति के संघात्मक, यानी जो प्रकृति, उसकी प्रकृति संघात्मक है, उसके कुछ मानकों के बारे में पढ़ा।
लगभग लगभग हमने 5 मानक देखे इसमें, और इन 5 मानकों पर यदि कोई संविधान खरा उतर आता है तो उस संविधान की प्रकृति कैसी होगी? संघात्मक होगी। इसके बाद में आपने मेरे साथ अंतर स्पष्ट देखा इसका कि क्या अंतर है संघात्मक में और एकात्मक में, यही समझा है हमने। या तो इसे अब आप ऐसे करके और बीच में लाइन खींच करके इधर और उधर लिख सकते हैं कि किसी भी देश के यहां संघात्मक लिख करके और यहां एकात्मक लिख करके, संघात्मक में न्यायालय की अधिकारिता होगी, यहां न्यायालय की अधिकारिता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यहां शक्तियों का विभाजन होगा, वहां शक्तियों का विभाजन नहीं होगा। संविधान की कठोरता होगी, वहां संविधान की कठोरता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इस प्रकार से, और सबसे मेन कारण क्या है? शक्तियों के विभाजन का, यानी कि संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन होगा, लेकिन एकात्मक व्यवस्था में शक्तियों का जो स्वरूप होगा वो केंद्रीकृत होगा, यानी केंद्र के पास में, यानी केंद्र के हाथ में ही सारी शक्तियां निहित होंगी। तो हमने, मुझे लगता है कि ये चीज, ये वाला जो टॉपिक था ये कंप्लीट कर लिया है। अब प्रश्न आता है, जब मैं आया था लेक्चर आपके सामने शुरू किया था कि हम इसे, अब जो केसी वीयर आए थे उन्होंने इस संविधान की प्रकृति को अर्ध संघात्मक क्यों कह दिया था, या डाउट क्यों हो रहा था कि ये प्रकृति जो है संविधान की एकात्मक भी हो सकती है, ये वाली बात डाउटिंग में क्यों थी? समझ पा रहे हैं ना? तो मुझे लगता है कि इसकी वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी हो गई होगी। बताने को तो मैं अभी बता सकता हूं कि थोड़ा मोटा मोटी समझ लीजिए, फिर उसके बाद में लिखने पर हम कर देंगे। तो संविधान की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, मतलब किसी भी देश के संविधान की प्रकृति संघात्मक थी, उसके हमने मानक समझे। तो एकात्मक, भारत के संविधान को एकात्मक क्यों बोला गया? अब एकात्मक का मतलब क्या होता है कि जो शक्ति का स्वरूप है वो कहां निहित होता है? केंद्र में निहित होता है। अब भारत में बहुत सारी जगह पर भारत की संविधान की प्रकृति संघात्मकता का विरोध कर रही है। किसका? संघात्मकता का विरोध कर रही है। कैसे? वो ऐसे कि संविधान में मैं 2-4 आपको उदाहरण दे देता हूं कि संविधान में जो शक्ति है, शक्तियों का विभाजन तो भारत के संविधान में जरूर है, लेकिन वहां पर शक्तियों के क्रम में यदि देखा जाएगा तो केंद्र जो है वो ज्यादा मजबूत है। तो केंद्र मजबूत है तो कह सकते हैं कि भारत का संविधान एकात्मक है। लगता तो ऐसा ही है। यदि शक्तियों के विभाजन के, आप शक्तियों का विभाजन कर रहे थे तो इक्वल क्यों नहीं बांटी? दूसरा, एकल न्यायपालिका। एकल न्यायपालिका का क्या मतलब है कि एक ही न्यायपालिका है हमारे यहां, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी अधीनस्थ न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। इनमें ये सभी अपना एकल न्यायपालिका है। एकल न्यायपालिका का क्या अर्थ है कि केंद्र और राज्य की अलग न्यायपालिका नहीं है। केंद्र और राज्य की न्यायपालिका अलग नहीं है। तीसरा उदाहरण दे सकते हैं यहां पर कि किसी भी राज्य का राज्यपाल यदि नियुक्त होता है तो वो किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और राष्ट्रपति जो होता है वो किसके दिशा निर्देश में कार्य करता है? वो किसी भी देश की कार्यपालिका के दिशा निर्देश में कार्य करता है। तो कह सकते हैं कि वहां पर भी राज्यपाल को नियुक्त किया है तो केंद्र ने अपने अनुसार, इनडायरेक्ट वे में अपने अनुसार नियुक्त किया है। तो कह सकते हैं कि भारत के संविधान की जो प्रकृति है वो एकात्मक हो सकती है। क्या हो सकती है? तो हम इन पर चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे संघात्मकता के भी प्रकार बताएंगे। इसमें क्वेश्चंस लिखवा करके संघात्मकता के भी प्रकार बताएंगे। एक तरीके से, अच्छे तरीके से लिख करके चलेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। उम्मीद करता हूं कि आप नोट भी कर रहे होंगे। देखिए, आपको यहां पर जो पढ़ाया जा रहा है वो आप खुश होंगे, बेहद खुश होंगे। पहला कारण क्या है?
पहला कारण तो यह है कि कोई चार्जेबल नहीं है, यानी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। दूसरा कारण यह है कि आपसे न तो कोई सब्सक्राइब करने की कहा जा रहा है, सब्सक्राइब करने की भी नहीं कहा जा रहा, यानी बोर कर देते हैं जो ऑनलाइन माध्यम जो होता है उसमें कि सब्सक्राइब करो, कि शेयर करो, कि ये करो, कि वो करो। कुछ नहीं, आपको मन करे तो करो, आपको अच्छा लगे तो शेयर करो, आपको अच्छा नहीं लगे तो बिल्कुल मत करो, कोई परेशानी नहीं है। धन्यवाद।